तो एंट्रिक फीवर जो साल्मोनेला कॉज करता है, साल्मोनेला में साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी दो तरीके के एजेंट हैं जो एंट्रिक फीवर कॉज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साल्मोनेला जो होता है एंट्रोबैक्टीरियेसी फैमिली का मेंबर होता है, ग्राम नेगेटिव एजेंट होता है और इसको ग्राम नेगेटिव होता है और इसको फॉर्मरली ईबर्थ गैफ्की बैसिलस या ईबर्थेला टाइफी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको सबसे पहले देखा था, बट अब उसके बाद इसका नाम जो है साल्मोनेला टाइफी हो गया। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि साल्मोनेला टाइफी में टाइफी जो होता है वो एक स्पीसीज नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन साल्मोनेला का जो है वो दिया हुआ है, बट क्लासिफिकेशन को समझने से पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि जीनस होता है, जीनस के बाद डिवीज़न में स्पीसीज आता है, स्पीसीज के बाद डिवीज़न में आता है सब स्पीसीज, सब स्पीसीज के बाद सीरो ग्रुप, देन सीरो टाइप। तो सीरो टाइप यहाँ पर टाइफी है, उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए साल्मोनेला के क्लासिफिकेशन की, तो एक जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहले यहाँ पर वो है इसकी एबिलिटी के ऊपर कि ये टाइफाइड कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर एक हो जाएगा आपका टाइफाइडल और एक हो जाएगा आपका नॉन टाइफाइडल, इसको मैं एनटीएस लिख रहा हूँ, नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला। दो तरीके का हो गया, साल्मोनेला टाइफाइडल एंड नॉन टाइफाइडल। जो टाइफाइडल साल्मोनेला होता है इसमें आपका साल्मोनेला टाइफी आता है और पैराटाइफी आता है। ये ह्यूमन तक ही रहते हैं, यानी कि एनिमल में डिसीज नहीं करते। ये एंट्रिक फीवर कर सकते हैं किसमें, ह्यूमन में। जबकि नॉन टाइफाइडल जो होते हैं वो एनिमल्स और दूसरे हैं जो हैं रेप्टाइल्स हुआ, बर्ड्स हुआ और मैमल्स हुआ, इनमें भी कर सकते हैं आपके डिसीज़। कौन कौन सी डिसीज़ करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट दो हैं, एक गैस्ट्रोएंट्राइटिस और सेप्टिसीमिया। तो ये दो इम्पॉर्टेंट ये कर सकते हैं, ये ह्यूमंस में भी कर सकते हैं फूड के थ्रू अगर ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो गैस्ट्रोएंट्राइटिस एंड सेप्टिसीमिया ये दो चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद आता है कॉफमैन वाइट स्कीम, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है कॉफमैन वाइट स्कीम नाम से। कॉफमैन वाइट स्कीम में क्लासिफिकेशन हमने एंटीजन के बेसिस पे किया हुआ है। तो इसमें दो तरीके के एंटीजन लिए हमने, एक लिया है हमने ओ एंटीजन और दूसरा लिया है हमने एच एंटीजन। अब ये ओ एंटीजन और एच एंटीजन क्या है, तो ओ एंटीजन आपका सोमैटिक एंटीजन है जो बॉडी प्रेजेंट होता है और जो फ्लैजिला पे प्रेजेंट होगा। साल्मोनेला आपको पता है इसमें फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिला पे जो प्रेजेंट होगा उसको फ्लैजिलर एंटीजन कहेंगे या एच एंटीजन कहेंगे, क्योंकि फ्लैजिला पे प्रेजेंट है। तो ये दो एंटीजन होगा इसके बेसिस पे, जिसमें ओ एंटीजन होगा उनको हम सीरो ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। देन फर्दर जिनमें एच एंटीजन होगा उनको हम सीरो टाइप में डिवाइड करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, सीरो टाइप में टाइफी आता है आपका, इसीलिए साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पर ये जो था पहला क्लासिफिकेशन हो गया, इसके बाद ये दूसरा हो गया और तीसरा क्लासिफिकेशन आता है। तीसरा क्लासिफिकेशन में डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग दो स्पीसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहली साल्मोनेला एंटेरिका और दूसरी स्पीसीज आती है इसमें साल्मोनेला बंगोरी। इसके बाद इनको सब स्पीसीज में भी डिवाइड किया है। तो एंटेरिका के अंदर 6 सब स्पीसीज हैं, इनमें सबसे पहले आती है हमारे पास एंटेरिका, बी साल्मोनेला देन सी एरिजोने, देन डी डायरिजोने, ई एफ इंडिका। तो ये आपकी स्पीसीज़ हैं, इसलिए ये जो स्टार्टिंग के लेटर हैं इन सभी में स्मॉल हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद ये जो स्पीसीज़ हैं इनको सब स्पीसीज में डिवाइड किया है। तो आप जैसा कि समझ गए होंगे, ये एंटेरिका जो है स्पीसीज़ है और उसके बाद ये सब स्पीसीज़ के नाम दे रखे हैं यहाँ पर। तो अगर साल्मोनेला का पूरा नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा उसका जीनस, जैसे ऊपर बात की है जीनस, तो जीनस में सबसे पहले
साल्मोनेला आएगा, देन स्पीसीज एंटेरिका हो गया, देन सब स्पीसीज जो है उसमें भी एंटेरिका, एंड देन सीरो ग्रुप और सीरो टाइप। इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर सीरो टाइफी है तो उसको हम लिखेंगे साल्मोनेला टाइफी। इस तरीके से पूरा नाम होता है साल्मोनेला एंटेरिका टाइफी। इसमें साल्मोनेला जीनस, एंटेरिका स्पीसीज, एंटेरिका सब स्पीसीज एंड टाइफी सीरोटाइप। इसके बाद जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इनमें 3 तरीके के एंटीजन होते हैं जिसके बेसिस पे हमने 2 में क्लासिफिकेशन किया था, ओ एंटीजन, एच एंटीजन। एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो ओ एंटीजन, एच एंटीजन और थर्ड एंटीजन हमारे पास आता है सरफेस एनवेलप एंटीजन। जिसको हम वी आई लिखते हैं। वर्बुलेंस पहले ऐसा समझा जाता था किसी की वजह से वर्बुलेंस है, इसलिए इसको वी आई लिख रहे हैं। अब सरफेस एंटीजन के बारे में कुछ बातें। ये पॉलीसैकेराइड से बना होता है। पॉलीसैकेराइड का एनवेलप या फिर कैप्सूल हो सकता है। अब अगर पॉलीसैकेराइड है तो यहाँ पर ये पुअरली एंटीजेनिक होगा। जो इम्यूनोजेनिक है आपका, पुअरली इम्यूनोजेनिक होगा पॉलीसैकेराइड होने की वजह से। और इसमें क्योंकि ये एक एंटीजन है तो इसको हम वैक्सीनेशन में भी यूज कर सकते हैं, वो एक पॉइंट होता है। इसके साथ में अगर इसका जो एंटीबॉडी है, आपका जो एंटीबॉडी है, अगर आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपका पेशेंट है वो, उसके अंदर अगर आपको ये एंटीबॉडी देखने को मिल रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी है कि कैरियर हो सकता है। कैरियर में जो है परसिस्ट करती हैं एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं मिल रहे हैं और डायग्नोसिस में नहीं आ रहा है टाइफाइड, तो इसका एक और यूज़ है कि अगर टाइफाइड है, क्लियर है, हमें पता है टाइफाइड है, बट जो इसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी फिर भी नहीं मिल रहे हमें, तो इसका प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर होता है। एंटीबॉडी काउंट अगर लो है तो इसका प्रोग्नोसिस जो होता है, हमारा प्रोग्नोसिस वो पुअर होगा इसका मतलब। तो ये इसका पॉइंट थे। तो यहाँ पर ये ओ एंटीजन और एच एंटीजन में थोड़े से डिफरेंस हैं, वो एक साथ कवर कर लेते हैं। कि यहाँ पर ओ एंटीजन जो होता है ये होता है आपका लिपोपॉलीसैकेराइड LPS, और ये जो एच एंटीजन है जो मैंने बताया था ऊपर की फ्लैजिला जो है, फ्लैजिलर एंटीजन है ये। तो ये बना होता है, फ्लैजिला आपका फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, तो ये प्रोटीनिशियस एंटीजन है आपका। अब देखो अगर ये पॉलीसैकेराइड है, लिपोपॉलीसैकेराइड है, तो ये लेस इम्यूनोजेनिक होगा, और जो आपका प्रोटीन है ये मोर इम्यूनोजेनिक होगा। इसके बाद जो बिडाल टेस्ट होता है, बिडाल टेस्ट में जो ओ एंटीजन होता है ये आपका यूज करते हैं हम, जो साल्मोनेला टाइफी है उसके डिटेक्शन के लिए हम ओ एंटीजन का यूज करते हैं। और विडाल टेस्ट में ही जो एच एंटीजन होता है उसका हम यूज करते हैं साल्मोनेला टाइफी के लिए। और पैराटाइफी जो होता है साल्मोनेला पैराटाइफी, इसमें हम ए और बी के लिए यूज करते हैं, साल्मोनेला पैराटाइफी और ए और बी के लिए। तो ये एक याद रखने वाला पॉइंट। इसके बाद यहाँ पर एंटीबॉडी की बात करें, क्योंकि ये एंटीजन है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होगा, तो ओ एंटीबॉडी जो होता है वो अर्ली अपीयर होगा। तो वो अर्ली अपीयर होता है, और अर्ली अपीयर होने के साथ ही ये डिसअपीयर भी अर्ली हो जाता है। तो जैसे ही इन्फेक्शन होगा अर्ली अपीयर होगा और डिसअपीयर भी अर्ली हो जाएगा। और ये जो एच एंटीजन है, जो एच एंटीबॉडी है, ये लेट आएंगी। एच एंटीबॉडी आपका लेट आता है, और ये डिसअपीयर भी कैसे होगा, लेट होगा, डिसअपीयर भी होगा लेट। तो ये अगर एच एंटीबॉडी मिल रही है तो लेट डिसअपीयर होता है, मतलब कभी इसकी बॉडी में अगर एंटीबॉडी बना होगा तो वो अभी तक परसिस्ट करेगा, यानी कि ये क्रॉनिक इन्फेक्शन को बताएगा, यानी कि हो चुका है आपका इन्फेक्शन क्रॉनिक या पास्ट जो होगा आपका उसके बारे में बताएगा ये। जबकि वो एंटीबॉडी जो है अर्ली डिसअपीयर होता है तो ये रिसेंट इन्फेक्शन के बारे में बताएगा, रिसेंट इन्फेक्शन होगा तो। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि अगर एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन करा दी जाए तो वो, इसमें अगर वो एंटीजन की रिएक्शन कराएंगे तो 55 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इसका, इस पर रिएक्शन होती है। और जो एग्लूटिनेशन होगा उसमें हमें कॉम्पैक्ट ग्रेनुलर, यानी कि उसमें ग्रेन्यूल्स लाइक दिखेंगे, और
चौकी क्लम्प दिखेंगे। लेकिन H एंटीबॉडी की रिएक्शन 37 डिग्री सेल्सियस पे ऑप्टिमम रहती है और इसमें हमें लार्ज, लूज और फ्लपी क्लम्प देखने को मिलेंगे। साथ ही में ये रिएक्शन फास्ट होती है इसकी एंटीजन एंटीबॉडी की, जबकि ये स्लो रिएक्शन होगी एंटीजन एंटीबॉडी की ओ वाले की, क्योंकि ये इम्यूनोजेनिक कम है, इसकी रिएक्शन जो है स्लो रहेगी और H एंटीजन की फास्ट रहेगी। और इनका यूज़ तो हमें पता ही है, H एंटीजन से हमने सीरो टाइप में डिवाइड किया था सीरो ग्रुप को, O एंटीजन से हमने सीरो ग्रुप में डिवाइड किया था। इसके बाद हमारे पास टाइफाइडल साल्मोनेला आता है। टाइफाइडल साल्मोनेला का मतलब होता है जो साल्मोनेला टाइफाइड कॉज कर सकता है, तो उसको टाइफाइडल साल्मोनेला में रखते हैं। इसमें टाइफाइडल साल्मोनेला में यहाँ पर आता है आपका साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी, A, B और C 3 होते हैं। तो A, B, C 3 तरीके के आते हैं जो आपका एंट्रिक फीवर कर सकता है। नॉन टाइफाइडल हमने देखा कि गैस्ट्रोएंटाइटिस कर सकता है, वो आगे जो है दूसरे एनिमल्स में भी कर सकता है। तो पैथोजेनेसिस में जो साल्मोनेला है वो ट्रांसमिटेड, सबसे पहले हम देखें ट्रांसमिट कैसे होता है, तो इसका इन्फेक्टिव डोज और ट्रांसमिशन कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास ओरोफिकल रूट या ओरल रूट है जो फूड है, या फिर हमारे पास जो वाटर है कंटेमिनेटेड है अगर किससे, बैक्टीरिया से, तो उसको अपन इंजेस्ट करेंगे कितना, उसमें अगर 10 पावर 3 to 10 पावर 6 बेसिलाई अगर प्रेजेंट हैं तो ये इन्फेक्टिव डोज हो जाएगा। 10 पावर 3 to 10 पावर 6 जो है इन्फेक्टिव डोज हो जाएगा, मतलब इतने बैक्टीरिया कम से कम चाहिए आपको इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। इसके बाद वो कहाँ पे पहुँचेंगे, हमारे पास स्टमक में। अब स्टमक में अगर स्टमक में कुछ चेंज होंगे तो ये ज़्यादा कॉज कर सकता है इन्फेक्शन। जैसे कि अगर बच्चों में बात करें, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं लेस देन 1 ईयर एज, तो उनमें जो pH होता है आपका, स्टमक एसिडिटी जो होती है वो कम होती है। तो अगर किसी तरीके से स्टमक एसिडिटी कम हो जाए, अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है स्टमक एसिडिटी कम करने के लिए, कि लेस देन 1 ईयर एज हो, बच्चे होते हैं, या आपने एंटासिड ले लिया तो उससे HCl का सीक्रेशन कम हो, जो डाइल्यूट हो जाएगा HCl, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे हैं तो उससे सीक्रेशन कम हो जाएगा। और इसके अलावा क्या हो सकता है, एक क्लोराइडिया यानी कि आपका जो HCl सीक्रेशन है वो कम हो गया, या प्रायर आपको H पाइलोरी का इन्फेक्शन है, तो ये रिस्क फैक्टर हो गए आपके, जो आपको पॉजिटिव जो एजेंट है इसको हेल्प करेंगे इन्फेक्शन करने में। HCl का सीक्रेशन कम हुआ, एक तो ये हो गया फर्स्ट आपका स्टमक की एसिडिटी। अच्छा, इसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी हो रही है यहाँ पर स्टमक एसिडिटी के अलावा, दूसरा रिस्क फैक्टर एक और हो सकता है कि जो आपका इंटेस्टाइन है अगर उसकी सर्जरी हुई है, यानी कि इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है, पॉसिबिलिटी ब्रीच हो गया हो, और यहाँ पर आपका जो गट फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो गया हो, तो इस केस में इजीली रहेगा इसके लिए कॉलोनाइज करना। स्टमक से अगर ये पास हो गया तो अब स्टमक से कहाँ जाएगा, अब ये स्टमक से निकल गया आपका, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। ये अगर ज़्यादा इन्फेक्टिव डोज हो तो ये है कि अगर इतने के बाद बच भी गया वो तो कॉज कर सकता है। तो इसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में आपके पास एम सेल होती हैं, कुछ एम सेल जो होती हैं आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर ये साल्मोनेला क्या करेगा, ये एक जो एम सेल है आपकी उसकी सेल मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेन रफल फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन रफल है वो आपकी जो बैक्टीरिया है उसको इनगल्फ कर लेगी, एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और इसके बाद आपका बैक्टीरियल मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगा। बैक्टीरियल मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल के अंदर चला जाएगा आपका बैक्टीरिया। अब ये जो वैक्यूल है ये आपका जाएगा अंदर, क्रॉस करेगा सेल को, और कहाँ जाएगा आपका सबम्यूकोसा में पहुँचेगा। सबम्यूकोसा में क्या होगा, इसको मैक्रोफेज क्या करेंगे, फैगोसाइट कर लेंगी। यहाँ तक तो सब सही था, क्योंकि हमें यही चाहिए था, एम सेल से यही करना था कि एम सेल से ये अंदर आ जाए बैक्टीरिया, इनको माइक्रोफेज जो है जो फैगोसाइट कर लें, APC के थ्रू हम इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेंगे,
और जो ए एंटीबॉडी होती है उसको हम रिलीज करा देंगे, जो आपका IgA होता है डायमर के फॉर्म में, सीक्रेटरी एंटीबॉडी, वो जो है फिर से अगर इन्फेक्शन के लिए आएगा एजेंट तो वहीं डिस्ट्रॉय कर देगा। बट इसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, मैक्रोफेज में फैगोसाइट किया, साल्मोनेला ने अपना चेंज किया लिपोपॉलीसैकेराइड में चेंज किया। अब इसके बाद जो आपके लाइसोसोमल एंजाइम हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते बैक्टीरिया को। अब इसके बाद इनका नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ने के बाद अब यहाँ पर ये लिम्फेटिक में जाएंगे, लिम्फेटिक से ये ब्लड में जाएंगे। पहली बार ब्लड में आए हैं तो हम इनको बोलेंगे प्राइमरी बैक्टीरीमिया, ब्लड में आया बैक्टीरिया तो बैक्टीरीमिया प्राइमरी, क्योंकि पहली बार आया। इसके बाद ये जाएंगे आपके ऑर्गन्स में, लंग्स हो सकता है, ये स्प्लीन हो सकता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में मेनली जाएगा तो आपका लंग्स हो सकता है, उसमें स्प्लीन हो सकता है, लिम्फ नोड या बोन मैरो या किसी और ऑर्गन में भी जा सकता है, जैसे किडनी हुआ और गॉल ब्लैडर हुआ तो वहाँ पर भी जा सकता है। इसके बाद ये दोबारा से फिर से ब्लड में आएगा इन्फेक्शन तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी बैक्टीरीमिया, और सेकेंडरी बैक्टीरीमिया होगा तब हमें देखने को मिलेंगे साइन एंड सिम्टम्स। इस तरीके से ये ब्लड में पहुंच जाएगा। इसके बाद जैसे ही ब्लड में पहुंचेगा तो आएंगे कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो होता है हमारे पास कि फीवर आएगा आपको, बट ये फीवर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये फीवर जो होगा वो आपका स्टेप लैडर पैटर्न का होगा, जो आपकी सीढ़ी होती है उसी तरीके का होगा स्टेप लैडर पैटर्न का, और बार बार आएगा। अब इसमें स्टेप लैडर पैटर्न क्या होता है? तो स्टेप लैडर पैटर्न में क्या होगा, फीवर पहले हायर लेवल पे जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, नीचे आएगा, फॉल आएगा, बट नॉर्मल पे नहीं आएगा। तो फीवर जो है आपका इसमें हायर जाएगा विथ ईच स्टेप, हर स्टेप के साथ हायर जाएगा। उसके बाद देन क्या होगा, वो फॉल डाउन करेगा लेकिन नॉर्मल नहीं होगा, फॉल डाउन करेगा बट डजंट रीचेस नॉर्मल। तो आपका नॉर्मल नहीं होगा, वो आपका जो है हायर जाएगा। ये स्टेप लैडर हो गया, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से आपका जाएगा। इसके बाद दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर फीवर के बाद जो अदर सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे चिल हुआ, चिल से यानी कि सर्दी लगना, आपका कफ हुआ, स्वेटिंग हुआ, ऐसे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर रैशिस देखने को मिल सकते हैं। रैशिस में आपको रोज स्पॉट देखने को मिलेंगे, जिनको हम इसमें स्पेशल रोज स्पॉट्स कहते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेंगे ट्रंक पे और चेस्ट पे, आफ्टर 1 वीक मिलेंगे और इसमें जो आपको इनको अगर हम डिफ़ाइन करें कि ये किस तरीके के होंगे, तो उसमें ये फेंट होंगे, सैल्मन कलर्ड होंगे, फेंट सैल्मन कलर्ड, ब्लैंचिंग, मैकुलोपेपलर, इस टाइप के ये प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा रैशेस के अलावा कुछ इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, क्योंकि एंट्रिक फीवर बोल रहे हैं, तो कुछ इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी मिलेंगे, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। और इसके बाद हमें यहाँ पर हिपैटोस्प्लीनोमेगाली मिल सकता है, क्योंकि ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में गया है, तो यहाँ पर हिपैटोमेगाली करा सकता है ये, तो हिपैटोस्प्लीनोमेगाली करा सकता है। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस हो सकता है और रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या है कि जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो 10 डिग्री से हार्ट रेट बढ़ता है। बट रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे 10 डिग्री से नहीं बढ़ेगा, कुछ कम हार्ट बीट बढ़ेगा, मतलब कुछ कम हार्ट रेट बढ़ेगा आपका, जैसे 7 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, तो रिलेटिवली वो ब्रेडिकार्डिया होगा। एक्चुअली टैकीकार्डिया ही होगा बट रिलेटिवली वो ब्रेडिकार्डिया होगा। इसके अलावा और कॉम्प्लिकेशन अगर ज़्यादा 2 to 3 वीक्स हो गए तो उसको
कॉम्प्लिकेशन में GIT ब्लीडिंग हो सकता है, GIT में ब्लीडिंग हो सकता है, या परफोरेशन भी हो सकता है आपका इंटेस्टाइन में। तो ये 3 to 4 वीक पे आपको देखने को मिलेगा। कुछ जो आपके मैनिफेस्टेशन हैं वो भी न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन मिल सकते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, सेरेबेलर अटैक्सिया हो गया। रेयर हैं लेकिन ये मिल सकते हैं आपको, इस तरीके के मिल सकते हैं। इसके बाद इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद आता है आपका एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी जो है, इसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें एपिडेमियोलॉजी में, तो एपिडेमियोलॉजी में मैंने क्या किया है, पॉइंट लिख लिए हैं। सबसे पहले होस्ट की बात करें तो आपका जो टाइफी होता है, जो टाइफाइडल हैं आपके, टाइफाइडल साल्मोनेला हैं, इनमें मेनली आपका ह्यूमन होस्ट होता है। तो ह्यूमन होस्ट हो गया, और ये रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। ROT का मतलब है रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिट होता है, हमने फीको ओरल रूट हो गया या ओरोफिकल रूट कह लें इसको। फीको ओरल रूट हो गया, यानी कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसमिट होता है, ये हमने देखा। तो जो भी कंटेमिनेटेड होगा आपका वाटर एंड फूड, उसके इंजेक्शन से ही ट्रांसमिट होगा। इसके बाद प्रिविलेंस यानी कि केसेस कितने हैं, तो 11 to 21 मिलियन केसेस हैं एनुअली, और इंडिया में मोर देन 6 मिलियन केसेस आते हैं। तो जो वर्ल्ड वाइड है आपका, वर्ल्ड में 11 to 21 मिलियन केसेस हैं, और इंडिया की बात की जाए तो मोर देन 6 मिलियन केसेस आपको मिलते हैं। लोकेलिटी और एज में बात की जाए तो लोकेलिटी में जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें केस ज़्यादा मिल रहे हैं। अर्बन एरियाज़ में रूरल से केस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जो फास्ट फूड है, जो कंटेमिनेटेड फूड है, उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है अर्बन में। साथ ही में इम्यूनिटी जो है आपकी वो डिक्रीज होती है अर्बन जो पीपल हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फूड जो इंजेस्ट कर रहे हैं वो उस तरीके का फूड नहीं होता जो रूरल एरिया में अवेलेबल होता है। प्योरिटी जो होती है उसकी कम रहती है, क्योंकि अर्बन एरिया जो होते हैं उनमें मिक्सिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें, ये एडोलसेंस एज में है, तो चिल्ड्रंस में और एडोलसेंस एज में ज़्यादा केसेस होते हैं देखने को मिले। फैक्टर क्या है, तो वही फैक्टर होंगे जो आपके फीको ओरल रूट से करा रहे होंगे। एक तो आपका जो फूड ऑन पुअर सैनिटेशन हो गया, मतलब सेल्फ जो सैनिटेशन है वो पुअर है, तो आपका रुकेगा नहीं, जो ऑटो इंजेस्ट होता रहेगा, तो पुअर सैनिटेशन की वजह से हो सकता है। यानी कि आप दोबारा से उसको इंजेस्ट कर लेंगे या किसी और को आप कर सकते हैं। जैसा कि टाइफाइड मेरी का एक केस आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि कुक होने की वजह से वो जो है कैरियर के फॉर्म में स्प्रेड कर रही थी। इसके अलावा यहाँ पर फूड और ड्रिंक्स या आपके जो हैंड वॉश, जो एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, वो न लेने की वजह से हो सकता है। तो आपका हैंड वॉश जो है वो कम है, पुअर जो हैंड वॉश है, या फिर जो आपका फूड एंड ड्रिंक है ये कंटेमिनेटेड हो गए अगर, तो ये कंटेमिनेटेड हो गए अगर तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। टाइफी का जो इन्फेक्शन होता है साल्मोनेला, टाइफी का जो इन्फेक्शन होता है साल्मोनेला टाइफी का, वो इन्फेक्शन साल्मोनेला टाइफी की जो इन्फेक्शन की रेट है वो पैराटाइफी से ज़्यादा है इंडिया के केस में। तो ये इन्फेक्शन की रेट हो गई ज़्यादा है पैराटाइफी के से ज़्यादा। बट जो टाइफी का वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन अवेलेबल है साल्मोनेला टाइफी के लिए, उसका यूज करने की वजह से अब साल्मोनेला टाइफी के लिए तो रजिस्टर होते जा रहे हैं हम, इसलिए पैराटाइफी के केसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं अब। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट हमें साल्मोनेला के केस में मिलता है कैरियर के फॉर्म में। तो कैरियर जो होते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैरियर। तो कैरियर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फीकल कैरियर और यूरिनरी। ये आपके डिपेंड करते हैं कि कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, तो फीकल और आपका यूरिनरी। तो यूरिनरी जो होता है यूरिन से रिलीज होगा, और फीकल जो है आपके फीकल रूट से रिलीज होगा। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। फीकल वाला कहाँ रहेगा, देखो फीकल वाले के लिए आपके पास एक जगह है कि गॉल ब्लैडर में रहे वो, तो वहाँ से क्या है बाइल रिलीज होगा, साथ में वो आ सकता है उसमें फीकल में। और यूरिनरी वाले के पास आपके पास क्या ऑप्शन है कि यूरिनरी वाला आपका रह सकता है एक तो यूरिनरी ब्लैडर में,
और वो किडनी में रह सकता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो सकता है, किडनी में ईजिली हो जाएगा। और वो एक्सक्रीशन कहाँ होगा, यूरिन में, यूरिनरी से, और फीकल वाले में फीकल से होगा। तो ये हो गए दो तरीके के, किस बेसिस पे, कहाँ पे मिलते हैं हमें। इसके अलावा शेडिंग के बेसिस पे भी दो तरीके के हो सकते हैं। तो ये एक हो गया। ये दूसरा क्या है कि शेडिंग के बेसिस पे एक होता है टेम्पररी शेडिंग, यानी कि ये लेस देन 3 मंथ का अगर हो रहा है। टेम्पररी शेडिंग का मतलब होता है कि लेस देन 3 मंथ के लिए शेड हो रहा है तो वो टेम्पररी है। अगर मोर देन 3 मंथ हो रहा है तो वो क्या है, आपका परमानेंट कह सकते हैं, क्रॉनिक कह सकते हैं आप। क्रॉनिक वर्ड जो है इसके लिए ज़्यादा सही होगा। क्रॉनिक कैरियर जो लंबे टाइम तक कैरी करते हैं इनको, तो उसके लिए आपका मोर देन 1 ईयर, या हम ये कहें कि मोर देन 3 मंथ्स भी कह सकते हैं हम, तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि ये क्रॉनिक कैरियर हो सकते हैं। इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी होती है कैरियर के लिए कि गॉल ब्लैडर में है, तो ये यहाँ पर एक काम और कर सकता है, गॉल ब्लैडर में रहते हुए इसका मैलिग्नेंसी कर सकता है, कैंसर कर सकता है। पॉसिबिलिटी होती है अगर लंबे टाइम तक कैरियर है तो। और अगर यहाँ पर गॉल ब्लैडर में ये किडनी में है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इनका जो एक्सक्रीशन के लिए जो पाथवे है, जो आपका जैसे यूरेटर हुआ, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कहीं पे टर्न ज़्यादा हैं, जो नॉर्मल जो होते हैं वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कैरियर के लिए। इसके बाद बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की।